बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम असातिज़ा, वालिदैन और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। हम बायोलॉजी जमात नहम का मुताला कर रहे हैं। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, बायोलॉजी से तारुफ़। लेसन नंबर 5 दैट इज़ रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। आज हमारा मौजू है बायोलॉजी का दूसरे मज़ामीन के साथ ताल्लुक़, दूसरे साइंसेस के साथ ताल्लुक़। उसका हम मुताला करेंगे कि बायोलॉजी दूसरे मज़ामीन के साथ जब उसका ताल्लुक़ कायम होता है तो उससे क्या कुछ हमें हासिल होता है और उसका क्या फ़ायदा होता है। Relationship of biology to other sciences. All subjects are connected to each other, but different branches of science have a strong relationship with each other. यूँ तो तमाम सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ मुंसलिक होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, लेकिन जो साइंस के जो मुख्तलिफ मज़ामीन हैं या जो साइंस की शाखें हैं उनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है और वो एक दूसरे के साथ मुकम्मल तौर पर जुड़ी होती हैं। तो साइंस, किसी भी साइंस को दूसरी साइंस से अलग नहीं किया जा सकता। ये साइंसेस एक दूसरे की मदद करती हैं। नो सब्जेक्ट कैन रिमेन आइसोलेटेड। कोई भी मज़मून हो वो अलग नहीं रह सकता। उसे दूसरे मज़ामीन से मदद लेना पड़ती है और उस दूसरे मज़ामीन को मदद देना पड़ती है। तो किसी भी मज़मून को अलग नहीं रखा जा सकता, वो अलग नहीं रह सकता। तो ज़ाहिर है बायोलॉजी भी दूसरे मज़ामीन से अलग नहीं रहती। एवरी सब्जेक्ट हेल्प्स द अदर सब्जेक्ट्स एंड अदर सब्जेक्ट्स हेल्प इट। हर मज़मून दूसरे मज़ामीन की मदद करता है और दूसरे मज़ामीन उस मज़मून की मदद करते हैं। ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट्स एरिया। जो भी साइंस की ब्रांच है उसका दूसरे मज़ामीन के साथ, दूसरे मौज़ूआत के साथ उसका गहरा ताल्लुक़ होता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होती है। बायोलॉजी हैज़ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंसेस। साइंस की जो दूसरी शाखें हैं बायोलॉजी का, उनसे बहुत गहरा ताल्लुक़ है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। बायोलॉजी इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स that are obtained from other branches of science. बायोलॉजी जो है उसमें जो इन्फॉर्मेशन है, जो इल्म है, जो मालूमात हैं लिविंग थिंग्स के बारे में, ज़िंदा चीज़ों के बारे में, वो उसमें से बहुत सारी ऐसी मालूमात हैं जो वो दूसरे मज़ामीन से बायोलॉजी हासिल करती है और अपनी मालूमात जो है उनके साथ शेयर करती है। तो बायोलॉजी में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, बायोलॉजी में जो हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में, तो इस स्टडी के लिए, इस पढ़ने के लिए, इस पर तजर्बात करने के लिए बायोलॉजी को दूसरे मज़ामीन से मदद लेना होती है। लाजमी है कि दूसरे मज़ामीन से मदद ली जाए। अकेली बायोलॉजी जो है वो सारी मालूमात नहीं, उसके अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन कि वो उनको जमा कर सके। उसे कुछ मामलात में मैथ से मदद लेना पड़ती है, कुछ मामलात में कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए फ़िज़िक्स की ज़रूरत होती है, कभी उसको केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है, कभी ज्योग्राफी की, कभी इकनॉमिक्स की। तो हर मज़मून को दूसरे मज़मून की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, व्हेन स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स, बायोलॉजिस्ट यूज़ द लॉज ऑफ मोशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिज़िक्स। जानवरों की, ज़िंदा चीज़ों की हरकत का जब मुताला करते हैं तो उस हरकत को समझने के लिए फ़िज़िक्स के क़वानीन से मदद ली जाती है, फ़िज़िक्स के उसूलों का इस्तेमाल किया जाता है। फ़िज़िक्स के लॉज ऑफ मोशन को इस्तेमाल करते हुए हम लिविंग थिंग्स की या एनिमल्स की जो मूवमेंट है उसको स्टडी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि बायोलॉजी ने फ़िज़िक्स से मदद ली। इसी तरह दूसरे मामलात में, जैसे वाइल स्टडिंग द बायोकेमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग थिंग्स, ज़िंदा चीज़ों के अंदर जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं, मुख्तलिफ जो कीमियाई अमल होते रहते हैं, उनको समझने के लिए बायोलॉजी को क्या करना पड़ता है? बायोलॉजिस्ट ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री से मदद लेते हैं वो बायोकेमिकल प्रोसेसेस को, जिस्म के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उनको समझने के लिए बायोलॉजिस्ट केमिस्ट्री से मदद लेते हैं। एंड वाइल टेकिंग मेजरमेंट्स,
दे यूज़ मैथमेटिक्स। अगर मेजरमेंट लेनी है, किसी जानवर का वेट करना है, उसकी वॉल्यूम मालूम करना है, उसकी लंबाई चौड़ाई मालूम करनी है, उसका टेम्परेचर मालूम करना है, तो ज़ाहिर है उसके लिए मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होगा। तो गोया बायोलॉजी ने फिज़िक्स से भी मदद ली, केमिस्ट्री से भी मदद ली और मैथमेटिक्स से भी मदद ली। तो इस तरह एक सब्जेक्ट जो है वो दूसरों की मदद करता है और ये सब्जेक्ट आपस में इंटर रिलेटेड है। बायोलॉजी हैज़ अ स्ट्रांग रिलेशनशिप विद अदर साइंसेस सच एज केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एट्सेट्रा। तो बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, जैसे केमिस्ट्री के साथ उसका ताल्लुक है, फिजिक्स के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, मैथमेटिक्स के साथ उसका बहुत गहरा ताल्लुक है। इसी तरह इकोनॉमिक्स के साथ, दीगर मज़ामीन के साथ बायोलॉजी का बहुत गहरा ताल्लुक है, स्ट्रांग रिलेशनशिप है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप्स न्यू फील्ड्स ऑफ स्टडी कैम इनटू बीइंग। इस रिलेशनशिप से जो एक मजमून का दूसरे मजमून के साथ होता है, उससे कुछ नए सब्जेक्ट एरियाज, कुछ नए मज़ामीन जो हैं वो जन्म लेते हैं, उससे कुछ नए स्टडीज़ के जो एरियाज़ हैं वो वजूद में आते हैं। द साइंसेस दैट अरोज फ्राम इंटर रिलेशनशिप ऑफ वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस आर कॉल्ड इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस। वो साइंसेस, वो मज़ामीन जो साइंस के मुख्तलिफ ब्रांचों के आपस में रिलेशन की वजह से वजूद में आते हैं, उन्हें इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस कहते हैं। तो ये दो या दो से ज़्यादा मज़ामीन के मिलने से एक नया मज़मून बन जाता है। इस वक्त हम उन्हीं मज़ामीन का मुताला करेंगे जो बायोलॉजी और दूसरे सब्जेक्ट के मिलने से बनते हैं। इसमें बायोलॉजी को देखें, जब वो फिज़िक्स के साथ मिलती है तो उससे बायोफिज़िक्स वजूद में आती है। जब बायोलॉजी मिलती है केमिस्ट्री के साथ तो उससे बायोकेमिस्ट्री वजूद में आती है। जब बायोलॉजी मिलती है मैथमेटिक्स के साथ तो उससे एक नया मजमून जिसे बायोमेट्री कहते हैं बनता है। इसी तरह बायोलॉजी जब ज्योग्राफी के साथ मिलती है, उसका रिलेशन कायम होता है, तो दैट अ न्यू सब्जेक्ट एरिया, ए न्यू साइंस came into being, that is biogeography. Similarly, when biology combines with economics, माशियात के साथ जब बायोलॉजी मिलती है, then a new discipline appears, that is bioeconomics. इसी तरह मुख्तलिफ मज़ामीन का बायोलॉजी के साथ जब रिलेशन कायम होता है, तल्लक बनता है, तो उससे नए जो हैं वो सब्जेक्ट वजूद में आते हैं। यहाँ तो हम इन्हीं चार मज़ामीन की बात करेंगे, चार डिसिप्लिन की बात करेंगे, यानी बायोफिज़िक्स, बायोइकोनॉमिक्स, बायोजियोग्राफी एंड बायोकेमिस्ट्री और बायोमेट्री। 5 एरियाज़ जो हैं इनका हमने मुताला करना है आज के इस सबक में। तो इन 5 को हम स्टडी करेंगे और इनको देखेंगे कि ये कैसे वजूद में आते हैं और उससे क्या हमें फ़ायदा हासिल होता है। यानी बायोलॉजी जब मिलती है ज्योग्राफी के साथ तो बायोजियोग्राफी, फिज़िक्स के साथ बायोफिज़िक्स, इकोनॉमिक्स के साथ बायोइकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के साथ बायोमेट्री और इकोनॉमिक्स के साथ बायोइकोनॉमिक्स। ये नए डिसिप्लिन वजूद में आते हैं जब बायोलॉजी फिज़िक्स के साथ, केमिस्ट्री के साथ, ज्योग्राफी के साथ मिलती है, मैथ के साथ मिलती है, तो उससे जो नए मज़ामीन वजूद में आते हैं उनका हमने मुताला करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोफिज़िक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फेनोमेना। बायोफिज़िक्स ये एक डिसिप्लिन है जिसमें हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी को फिज़िक्स के उसूलों के तहत। प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स, फिज़िक्स के जो उसूल हैं, फिज़िक्स के जो लॉज हैं, फिज़िक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, फिज़िक्स के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, उनको हम बायोलॉजी में यूज़ करते हैं, बायोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। तो जो नया डिसिप्लिन हमारे सामने आता है दैट इज़ कॉल्ड बायोफिज़िक्स। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ अ सिमिलैरिटी बिटवीन वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ द लीवर इन फिज़िक्स एंड द लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी। जैसे कि हम देखते हैं कि जो लीवर है फिज़िक्स का, एक मशीन, एक लीवर एक मशीन है, टाइप ऑफ अ मशीन है, सिंपल मशीन, टाइप ऑफ अ सिंपल मशीन है। यही उसूल
जो लीवर में इस्तेमाल होता है वही उसूल हमारे लिम्स में यानी बाजू और टांगों की जो हरकत है उसमें वही उसूल इस्तेमाल होते हैं जो कि फिज़िक्स में लीवर के उसूल हैं, लीवर के प्रिंसिपल हैं। लीवर के ऊपर जैसे इनपुट आउटपुट होती है और लीवर की एफिशिएंसी होती है, इसी तरह हमारे जो लिम्स हैं यानी बाजू और हाथ हैं वो बिल्कुल लीवर के उसूल पर काम करते हैं। तो इस तरह फिज़िक्स के जो उसूल हैं वो बायोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जिंदा चीज़ों के अंदर जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, जो केमिकल एक्शंस हो रहे होते हैं, उनको समझने के लिए हमें केमिस्ट्री की मदद की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ द बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। यानी फोटोसिंथेसिस के अमल को समझना हो या रेस्पिरेशन का अमल को समझना हो या डाइजेशन के अमल को समझना हो तो हमें बायोलॉजी की ये चीज़ें हैं, बायोलॉजी के मौज़ूआत हैं, लेकिन हमें मदद लेनी पड़ेगी केमिस्ट्री से। जैसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम है एक एनिमल का, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन कैसे होती है, कौन कौन से केमिकल्स हैं और वो केमिकल जो हैं वो किस तरह अमल करते हैं, किस तरह जो है वो एनर्जी एक एनिमल जो है प्रोड्यूस करता है। तो ये जो स्टडी है उसके लिए केमिस्ट्री की मदद की ज़रूरत होगी। तो बायोलॉजी को के मुख्तलिफ प्रोसेसेस, केमिकल एक्शंस, बायोकेमिकल एक्शन जो जिस्म के अंदर हो रहे होते हैं, इंसानों में, जानवरों में, पौधों में, वो समझने के लिए वी हैव टू यूज़ केमिस्ट्री। तो इससे जो नया डिसिप्लिन बना वो है बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री। देन है बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। इसमें हम बायोलॉजी के जो प्रोसेसेस हैं, बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट हैं, उसमें हम मैथ से मदद लेते हैं। ज़ाहिर है कि जो मेजरमेंट करते हैं, हम चीज़ों को तोलते हैं, नापते हैं, उनको गिनते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, उसके लिए बायोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल टू एनालाइज द डेटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। मुख्तलिफ जो मालूमात जमा होती हैं, इंफॉर्मेशन जमा होती है, डेटा जमा होता है, उसके लिए जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, बायोलॉजी के टीचर्स हैं, बायोलॉजी के जो साइंटिस्ट हैं, वो मैथमेटिक्स को यूज़ करते हैं। तो मैथ के बगैर बायोलॉजी का पढ़ना, बायोलॉजी को समझना, बायोलॉजी में मेजरमेंट लेना मुमकिन नहीं है। तो जब बायोलॉजी और मैथमेटिक्स मिलते हैं तो उससे जो नया डिसिप्लिन आता है दैट इज़ कॉल्ड बायोमेट्री। देन बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में मुख्तलिफ जो स्पीशीज़ हैं, उसमें पौधे भी हैं, उसमें जानवर भी हैं। ये जो मुख्तलिफ जियोग्राफिकल जो रीजन्स हैं उसमें मुख्तलिफ टाइप्स के प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं। जैसे हम देखते हैं कि ये एक सर्द इलाका जहाँ पानी वाफिर मिकदार में मौजूद है, उसमें ये जो प्लांट्स हैं, फर्न्स हैं और दूसरे जो प्लांट्स हैं जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो ज़ाहिर है कि ऐसे इलाके में ही हो सकते हैं जहाँ पानी वाफिर मिकदार में मौजूद हो, टेम्परेचर जो है वो कम हो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ना हो। तो ऐसे माहौल में ही ऐसे पौधे और जानवर रह सकते हैं। तो इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन्स टू डिटरमिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड देयर। यानी किसी इलाके में उसके जियोग्राफिकल जो हालात हैं, उसका जो टेम्परेचर है, उसकी जो ज़मीन की जो सतह है, उसके जो हालात हैं, वहाँ की जो जियोग्राफी है, वहाँ का जो क्लाइमेट है, ये सारे का सारा वहाँ के जो जानवर हैं या पौधे हैं या स्पीशीज़ हैं उन पर बहुत ज़्यादा असर करते हैं। ज़ाहिर है कि सर्द इलाकों के रहने वाले जानवर गर्म इलाकों में नहीं हो सकते, सर्द इलाकों के जो पौधे हैं वो गर्म इलाकों में नहीं हो सकते। इसी तरह गर्म इलाकों में उगने वाले पौधे जो हैं वो सर्द और ठंडी जगहों पे नहीं हो सकते। जैसे आम है तो सिर्फ उन इलाकों में होता है जहाँ शदीद गर्मी होती है। इसी तरह के दूसरे जो फ्रूट हैं जो ठंडे इलाकों में होते हैं, जैसे चीड़ और देवदार और
इस तरह के जो पौधे हैं वो मैदानी इलाकों में और गर्म इलाकों में नहीं हो सकते। तो ज्योग्राफी का गहरा ताल्लुक होता है जानवरों की या पौधों की ज़िंदगियों पर। तो हम ज्योग्राफी की मदद के बगैर बायोलॉजी को स्टडी नहीं कर सकते। तो बायोलॉजी और ज्योग्राफी के मिलने से जो नया डिसिप्लिन बना है दैट इज़ कॉल्ड बायोज्योग्राफी। फॉर एग्जांपल मार्खोर, elephant, lion, etc. have special characteristics according to the geography of the area they live. ये जो जानवर हैं मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले हैं, वहाँ उसी तरह का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे रहेंगे। इसी तरह फ्रूट हैं, ये आड़ू हैं, तो ज़ाहिर है कि ये ऐसे ही इलाके में होंगे जहाँ पर ये सूटेबल हों। ये स्वात का इलाका है जहाँ पर ये आड़ू जो है उसके कितने अच्छे और सेहतमंद फल लगे हुए हैं और बागात हैं। लेकिन यही आड़ू जो है अगर किसी गर्म इलाके में लगाया जाएगा जहाँ शदीद गर्मी है तो ये नहीं हो सकेगा, ये फल भी नहीं देगा, पौधा भी सूख जाएगा। तो ज्योग्राफी का उस वहाँ की ज़मीन का, वहाँ के मौसम का, वहाँ के टेम्परेचर का और वहाँ की जो ज़मीन है कैसी है, पहाड़ हैं, पहाड़ी है, रेगिस्तानी है, ज़रखेज़ है, किस तरह का वहाँ का माहौल है, उसका उस जगह के जानवरों के ऊपर भी और पौधों के ऊपर भी गहरा असर होता है। तो वी कैन नॉट सेपरेट ज्योग्राफी फ्राम बायोलॉजी। तो इनका गहरा ताल्लुक है और इससे जो नया डिसिप्लिन बनता है वो है बायो ज्योग्राफी। नेक्स्ट है बायो इकनॉमिक्स। इकनॉमिक्स माशियात को कहते हैं जिसमें आमदन और खर्च की बात हो रही होती है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्राम एन इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। ऑर्गेनिज्म को जब हम स्टडी करते हैं कि ये जो जानवर है इसका माशी फ़ायदा क्या है। फॉर एग्जांपल द कास्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ यील्ड ऑफ वीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायो इकनॉमिक्स एंड बेनिफिट्स और लॉसेस कैन बी डिटरमिन्ड। यानी गंदम है, उसकी पैदावार से कितनी हमें पैदावार हुई, उसका खर्च कितना आया, आमदन और खर्च में क्या तवाज़न है। अगर आमदन बेहतर नहीं होगी तो ज़ाहिर है फसल उगाने का कोई उस तरह का फ़ायदा नहीं होगा, किसान फिर आइंदा नहीं उगाएंगे। तो जब हम बायोलॉजी में के जो उसूल हैं उनको माशी बुनियादों पर, आमदन और ख़र्च की बुनियाद पर स्टडी करते हैं तो हमारे पास जो डिसिप्लिन होता है वो है बायो इकनॉमिक्स। यानी कोई भी फसल है, कोई भी चीज़ है तो वो इसलिए पैदा की जाती है कि उससे कोई माली फ़ायदा भी हो। तो जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को और एनिमल्स को और मुख्तलिफ क्रॉप्स को और उनकी जो प्रोडक्शन है उन सब का मुताला करते हैं माली लिहाज से, तो फिर हम देखते हैं कि बायोलॉजी और इकनॉमिक्स का आपस में गहरा ताल्लुक है। आइए आज के सबक को दोहरा लेते हैं। आज हमने इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस के बारे में पढ़ा है और हमने ये देखा है कि बायोलॉजी जब दूसरे सब्जेक्ट के साथ मिलती है तो मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स वजूद में आते हैं। जैसे बायोलॉजी फ़िज़िक्स के साथ जब मिक्सअप होती है, रिलेट होती है, तो उससे जो डिसिप्लिन जन्म लेता है वो बायोफिज़िक्स है। इसी तरह बायोलॉजी जब केमिस्ट्री के साथ उसका रिलेशनशिप होती है तो एक नया डिसिप्लिन वजूद में आता है जिसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इस तरह बायोलॉजी जब मैथमेटिक्स के उसूलों को इस्तेमाल करती है तो उससे जो नया डिसिप्लिन है वो है बायोमेट्री। इसी तरह बायोलॉजी और ज्योग्राफी के मिलने से जो डिसिप्लिन वजूद में आया वो है बायोज्योग्राफी। और इसी तरह बायोलॉजी जब इकनॉमिक्स के साथ मिलती है तो बायोलॉजी और इकनॉमिक्स के मिलने से जो डिसिप्लिन वजूद में आता है वो है बायो इकनॉमिक्स। फिर हमने देखा कि ये तमाम डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी हैं। कोई भी सब्जेक्ट इन आइसोलेशन अकेले में नहीं रह सकता, उसे दूसरे सब्जेक्ट की मदद करना होती है या दूसरे सब्जेक्ट से मदद लेना होती है। तो इस तरह ये डिसिप्लिन वजूद में आते हैं। तो हमारे इस सबक में हमने 5 डिसिप्लिन्स के बारे में पढ़ा: बायोफिज़िक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेट्री, बायोज्योग्राफी और बायो इकनॉमिक्स। फिर हमने इनके इस्तेमालात भी देखे कि कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होते हैं और इन डिसिप्लिन की कितनी ज़्यादा अहमियत और ज़रूरत है। तो ये था आज का सबक। मुझे उम्मीद है कि आपको
ये लेसन पसंद भी आया होगा और अच्छी तरह समझ भी आ गया होगा। आइए ज़रा हम जो कुछ आज हमने पढ़ा है उसके बारे में सोचें। कुछ सवालात आपके सामने रखे जा रहे हैं। थिंक बैक, सोचिए कि क्या इन सवालात के जवाब आपको मालूम हैं। अगर इन सवालों के जवाब मालूम हैं और आप इन सवालों के जवाब दे सकते हैं तो वेल एंड गुड, आगे बढ़िए, वरना फिर इस वीडियो को, इस सबक को दोबारा देखिए ताकि ये अहम सवालात आपको अज़बर हो जाएं। तो पहला सवाल है, वाई ए सब्जेक्ट कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन। क्यों एक मजमून आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता, बाकी सब्जेक्ट से अलग काम नहीं कर सकता, क्या वजह है। व्हाट आर इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस क्या होती हैं। और फिर व्हाट इज़ बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स को डिफ़ाइन करना है हमने। एंड व्हाट इज़ बायोजियोग्राफी, व्हाट इज़ बायोइकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स count the number of plants in their school, which disciplines they are using। स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने स्कूल में पौधों की तादाद को गिन रहे हैं, तो वो कौन सी डिसिप्लिन को यूज़ कर रहे हैं। A farmer noted that his production of wheat is improving, which will give him financial profit। Which discipline he is using। एक किसान ये देखता है कि उसकी गन्नम की पैदावार बेहतर हो रही है और जो इसे माली फ़ायदा देगी। आप बताएं कि ये कौन सा डिसिप्लिन उसने यूज़ किया है। इस तरह के बहुत सारे दीगर सवालात आप ख़ुद से भी क्रिएट करें और उन सवालात के ख़ुद से जवाब सोचेंगे। इन सवालात के जवाब किए हैं। सोचने समझने से और गौर करने से चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आती हैं। और हम बायोलॉजी इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम उन्हें ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकें, दूसरों की मदद कर सकें और ख़ुद भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो ये था आज का सबक। मुझे उम्मीद है कि ये आपको सबक समझ भी आ गया होगा और इसको आपने अच्छी तरह दिलचस्पी के साथ देखा और सुना होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड टेकिंग इंटरेस्ट इन द लेसन। ये है तालीम मंजिल यूट्यूब चैनल, जिसका मकसद है तालीम व ताल्लुम, तालीम व तरबियत, साइंस और टेक्नोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इस्लाम, इस्लामियात और इस तरह के तमाम मज़ामीन हम इस चैनल पर आपके सामने रखते हैं। कोशिश की जाती है कि मेयारी और अच्छे असबाक जो बहुत मेहनत के बाद तैयार होते हैं आपको पेश किए जाते हैं। आप इनको लाइक भी कीजिए, इनको दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए और ये यूट्यूब चैनल जो सिर्फ़ और सिर्फ तालीम के लिए है उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और जो बेल आइकन है उसको टच कीजिए या उस पर क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हमारा हामी और मददगार हो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।